Hello students, as all of you know that we are discussing previous years chemistry olympiad इनको problems जो कि सेकेंड स्टेज है केमिस्ट्री ओलंपियाड का। तो आज हम इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का है और ये क्वेश्चन अमीनो एसिड का है। एंड यू नो कि अमीनो एसिड में चूंकि एम्फोटेरिक नेचर होता है तो द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द पीएच आल्सो। तो अमीनो एसिड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ लिंक होके आते हैं। तो जब तक हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा नहीं है हमें अमीनो एसिड ढंग से नहीं समझ में आ सकता। तो हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तो अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो बेसिक यूनिट अमीनो एसिड की होती है प्रोटीन में। And you know that amino acid has one carboxylic group as well as at least one NH2 group. So it has both type of groups, acidic as well as basic group. Uh, Amino acid has at least two type of pKa value, pKa1 and pKa2. देखिए एक अमीनो एसिड जो है, जैसे हम एक अल्फा अमीनो एसिड की बात करें तो एक अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप है और अमीनो एसिड में आप एक बेसिक ग्रुप है। ये बेसिक ग्रुप हो गया, ये एसिडिक ग्रुप हो गया। अच्छा, अगर आप देखें तो नॉर्मली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका के वैल्यू इस रेंज का होता है, 10⁻⁵ रेंज का होता है। जैसे एसिटिक एसिड का होता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो के वैल्यू है वो इस रेंज का होता है। सिमिलरली अगर आप देखो तो जो अमोनिया का केबी है, मतलब NH2 ग्रुप का जो Kb वैल्यू है वो भी उसी रेंज का होता है, लगभग 10⁻⁵ के रेंज का होता है। और हमें ये भी पता है कि किसी भी एसिड का K वैल्यू मल्टीप्लाई बाय Kb वैल्यू ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा Kw होता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का Ka इतना है तो इसके कॉन्जुगेट बेस जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा उसका Kb 10⁻⁹ होगा। सिमिलरली अमोनिया या NH2 ग्रुप का जो कॉन्जुगेट एसिड है, अमोनियम आयन है, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोल सकते हैं। उसका K वैल्यू भी इतना ही होगा 10⁻⁹। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट एसिड एंड प्रोडक्ट बेस बोथ आर वीकर देन रिएक्टेंट एसिड एंड रिएक्टेंट बेस। तो दैट्स व्हाई अमीनो एसिड एग्जिस्ट मेनली इन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन फॉर्म। तो अमीनो एसिड्स जो हैं ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या है कि अगर अमीनो एसिड्स को हम एसिडिक मीडियम में ले जाएं, मतलब जितनी इसकी पीएच है उससे कम पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल दें, जैसे HCl में डाल दें, तो अमीनो एसिड क्या करेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे। तो इस ब्यूटाइल स्ट्रक्चर में प्रोटॉन कौन लेगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप लेगा। तो ये लेकर इस तरह से केटायन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख चुके हो कि भाई जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका के वैल्यू इस रेंज का होता है और अमोनियम आयन का जो के वैल्यू है वो इस रेंज का होता है, 10⁻⁹ की रेंज का होता है। इट मीन्स अगर हमें इस मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड को एसिडिक ग्रुप में देखें, हम एसिडिक सॉल्यूशन में देखें, तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमोनियम ग्रुप में अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वैल्यू पीके वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू अमोनियम ग्रुप। तो वो अगर आपको ये कहा है कि भाई 1.95 pKa1 है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा और 10.64 है तो वो अमोनियम ग्रुप का होगा, राइट। तो ये तो हमें एक बेसिक नॉलेज की जरूरत है। नाउ वी सी द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेज दैट राइट द प्रीडोमिनेंट इक्विलिब्रियम इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोलीन एट pH 1.95 एंड 10.64। ओके, तो सपोज हम इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर ये डाई बेसिक एसिड हो गया, अगर इस स्ट्रक्चर की पीएच हम कैलकुलेट करते तो वो 1.95 से कम ही आती है। अगर हम सपोज इसको 1 मोलर लेते तो रूट ऑफ के वैल्यू होता तो पीएच 1.95 से कम होती।
तो आप कह रहे हैं कि pH 1.95 पे क्या होगा, तो ये pH 1.9, इसका मतलब है कि ये डिसोसिएट होके अपने कॉन्जुगेट बेस में मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर एक सॉल्यूशन में दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों ये इक्वल अमाउंट में हो, ये एसिड और उसका ये कॉन्जुगेट बेस, मतलब अमीनो एसिड और उसका कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट करेगा इसके साथ में, इसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ में। तो इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम वैल्यू लिखें तो इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होगा, K1 शुड बी इक्वल टू दिस कॉन्जुगेट बेस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H प्लस आयन डिवाइडेड बाय दिस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर हम 1.95 pH देखें, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के साथ में अगर K1 बराबर होगा तो pH होगी 1.95, तो उस वक्त ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब यही इक्विलिब्रियम उस वक्त प्रीडोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि pH pKa1 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त आपका जो pH है वो pKa1 के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन में जब pH 1.95 होगा तो यही इक्विलिब्रियम आपका प्रीडोमिनेंट कर रहा होगा। नाउ हम सेकंड वाला वैल्यू देखें 10.64 पे, तो इस वक्त तो चूंकि pH बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो ये अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि अमीनो एसिड की खुद की pH कितनी होगी, तो वो फार्मूला क्योंकि एम्फोटेरिक है तो pH का उसका खुद का फार्मूला होगा pKa1 प्लस pKa2/2। तो वो वैल्यू लगभग आप देख सकते हो यहाँ से आपको 10 + 2 हम मान लें 12, यानी 6 से थोड़ी सी ज्यादा pH होगी। तो pH 6 या उसके ऊपर तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी, यही एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अब ये आगे फर्दर इसका बेसिक मीडियम में ये फर्दर डिसोसिएट होगा इस तरीके से, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का। तो सिमिलरली अब ये अमीनो एसिड अगर एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो अमोनियम आयन ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, और अमोनियम आयन प्रोटॉन रिलीज करके यहाँ पर आप इसको NH2 ग्रुप लिखो, तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, H प्लस बनाएगा, और इसका जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो होगा K2 शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय एसिड अमीनो एसिड मल्टीप्लाई बाय H प्लस आयन। तो फिर से अगर हम देखें कि pH pKa2 के बराबर है, इट मींस ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस वक्त हम कह सकते हैं ये वाला इक्विलिब्रियम हमारा डोमिनेट कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सारे कॉन्सेप्ट आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के लग रहे हैं। अमीनो एसिड की पीएच कैलकुलेट करने के लिए एम्फोटेरिक सोल्ट की जो पीएच कैलकुलेट करते हैं वो वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए आप ये पैराग्राफ देखिए कि आप यूं कह रहे हैं कि भाई अल्फा अमीनो एसिड जो है उनकी पीएच को पीआई के टर्म में लिखते हैं, तो उनकी पीएच को, या जो पीआई क्या होता है, इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। पहले एक पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, बेस्ड ऑन द अबाउट डेफिनेशन ऑफ पीआई डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीआई pKa1 एंड pKa2। देखिए पहले हम पीआई को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक अमीनो एसिड हमारा इस तरह का है और ये ज्यूट्राइन फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा ये, राइट। अब अगर इस अमीनो एसिड को, क्योंकि इसकी पीएच तो क्या होगी pKa1 प्लस pKa2/2, अगर इस अमीनो एसिड को इससे कम पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल दें, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो दिस अमीनो एसिड विल एक्सेप्ट वन प्रोटॉन और वो अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये कॉन्जुगेट एसिड पर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि ये केटायन फॉर्म में होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड पर ये केटायन जो है किधर माइग्रेट होगा, कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा, राइट। सिमिलरली अगर इस अमीनो एसिड को हम बेसिक मीडियम में डाल दें, जितनी इसकी खुद की पीएच है उससे ज्यादा बेसिक मीडियम में डाल दें, देन इट विल लूज वन प्रोटॉन, और तब ये रिएक्शन होगी। उस वक्त ये अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ये किधर माइग्रेट होगा, एनोड की तरफ माइग्रेट होगा। मीनिंग ये है यहाँ पर कि अमीनो एसिड को अगर ज्यादा एसिडिक मीडियम में डाल दें जितनी उसकी पीएच है उससे, तो वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा, और ज्यादा बेसिक मीडियम में एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी पीएच होगी जहां पर
ना वो कैथोड की तरफ माइग्रेट हो ना एनोड की तरफ माइग्रेट हो। मतलब जितनी कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन हो उतनी ही कॉन्जुगेट एसिड की कंसेंट्रेशन हो, जितनी आप कह सकते हो कि केटायन की कंसेंट्रेशन हो उतनी ही एनायन की कंसेंट्रेशन हो। तो that time the net charge of amino acid becomes approximately 0, तो उसका माइग्रेशन नहीं होता है। तो pH at that point where the net migration of amino acid becomes 0, it is called as pi, isoelectric point, right? तो ये तो डेफिनेशन हुई आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। अब हमें रिलेशन बनाने के लिए फिर से कॉन्सेप्चुअली इसको समझना होगा। तो देखिए वापस से हम इस इक्वेशन पे आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जब ये अमीनो एसिड अपना एक प्रोटॉन ले रहा है और कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वक्त इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं 1/Ka1, क्योंकि आप रिवर्स रिएक्शन देखोगे तो अमीनो एसिड एक प्रोटॉन यूज कर रहा है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/Ka1। और बेसिक मीडियम में जब ये अमीनो एसिड एक प्रोटॉन लूज कर रहा है, बेसिक मीडियम में जब ये अमीनो एसिड एक प्रोटॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन लूज करके अपने कॉन्जुगेट बेस और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन आप रिवर्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलिसिस की तरह से भी समझ सकते हो कि जब ये कंपाउंड जो कॉन्जुगेट बेस बना, बेस है एक, वाटर से रिएक्शन करके प्रोटॉन ले रहा है और OH- आयन रिलीज कर रहा है, तो उस वक्त सोल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? Kw/Ka2। तो इस वक्त कितना हो जाएगा इसका? Ka2/Kw। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि देखिए ये कंपाउंड क्या कर रहा है, ये कंपाउंड एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2, और उस प्रोटॉन को ले कौन रहा है? उस प्रोटॉन को जो OH- आयन है सॉल्यूशन में वो ले रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया H+ + OH- आयन इज गिविंग H2O, तो दैट इज 1/Kw, and the addition of these two reactions becomes this reaction. So that's why equilibrium constant of this reaction becomes equal to Ka2/Kw. तो यहां तक तो इन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आया। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट concentration of conjugate acid becomes equal to concentration of conjugate acid, मतलब केटायन और एनायन की कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 हम देखें कि 1/Ka1 हमारा क्या होगा? conjugate acid divided by amino acid multiply by H+ आयन, और सेकंड केस में Ka2/Kw should be equal to conjugate base, वाटर तो कांस्टेंट है वो लेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय अमीनो एसिड एंड मल्टीप्लाई बाय OH- आयन। इस OH- आयन को हम चूंकि इधर H+ से एक ही वैल्यू में लाना चाहते हैं, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Kw डिवाइडेड बाय H+। तो इसी इक्वेशन को OH- की जगह में लिख लूँ Kw डिवाइड बाय H+, तो यहाँ पर Kw से Kw कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी Ka2 की इक्वेशन ये हो गई और Ka1 की इक्वेशन ये हो गई। आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए, यू विल गेट दिस फार्मूला, और यहां से पीएच का फार्मूला आपको आ जाएगा pKa1 + pKa2/2। तो एक्चुअली दिस pH इज नथिंग, इट इज pH ऑफ अमीनो एसिड इटसेल्फ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पीआई भी बोलते हैं। तो अमीनो एसिड की जो खुद की पीएच है, इसी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है पीआई। तो पीआई इज नथिंग, पीएच ऑफ अमीनो एसिड, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द अमीनो एसिड एंड मार्क एक्स इन द करेक्ट ऑप्शन। हमको देखना है कि ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, दोनों दो ऑप्शन गिवन है। pKa value of carboxylic group in alpha amino acid is lower than the pKa value of acetic acid। देखिए अब देखिए एसिटिक एसिड को अगर आप देखें तो ये फार्मूला है आपका, और अगर आप अमीनो एसिड में वो बताएंगे जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन लूज कर रहा होगा, उस वक्त यहाँ जो अमीनो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये -I इफेक्ट ग्रुप डालेगा एज कंपेयर टू CH3। तो
NH3 पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल बी मोर एसिडिक देन दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमीनो एसिड का वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए उसका पीके कम होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसलिए हमने एक्स लगाया है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, द पीके वैल्यू ऑफ अमोनियम ग्रुप इन अल्फा अमीनो एसिड इज लोअर देन द पीके वैल्यू ऑफ अमोनियम ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी अमीन। इसको भी समझते हैं। एक प्राइमरी अमीन है, वो एक प्रोटॉन लेके अमोनियम आयन बना रहा है, और एक अमीनो एसिड है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन लेके ये NH3 प्लस बना रहा है। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि दोनों में फर्क क्या है। तो जब ये NH3 प्लस, या इसको आप और एक तरीके से और भी देख सकते हो कि यहां पर एक R ग्रुप लगा है, यहां पर आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो आप देखिए कि जब ये NH3 प्लस प्रोटॉन यूज करेगा तो उस वक्त आपके पास में ये जो ग्रुप लगा है वो अगेन आप कह सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है, जबकि यहां पर ये जो RnH2 है वो उसके साथ में प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप लगा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि, या इसको एक दूसरे तरीके से आप देखिए कि ये जो NH2 ग्रुप है इसका हम बेसिक नेचर देखें और इस NH2 ग्रुप का बेसिक नेचर देखें, तो दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? दोनों में से ऊपर वाला ही ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट। तो बिकॉज दिस NH2 ग्रुप इज लेस बेसिक, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप से बेसिसिटी कम होती है, तो दिस अमीनो ग्रुप में जो NH2 ग्रुप है ये कम बेसिक है एज कंपेयर टू दिस, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस। ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसका पीके वैल्यू कम होगा। तो यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आपका करेक्ट है, राइट। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि भी ये जो हमने अमीनो एसिड कहा जिसमें केवल एक NH2 ग्रुप हो या एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसकी जगह अगर उसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो कहते हैं कि वो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया, या एक से ज्यादा NH2 ग्रुप आ जाए तो हम कहेंगे कि बेसिक अमीनो एसिड हो गया। तो इस तरीके से अमीनो एसिड जो है एसिडिक या बेसिक हो सकता है। अब एक से ज्यादा NH2 ग्रुप अगर आपको आ गया तो नॉर्मली फिर उस अमीनो एसिड की जो पीएच है वो 9 से ऊपर चली जाती है, और डिपेंडिंग की वही उसमें बेसिक नेचर कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा बेसिक होगा उसकी पीएच उतनी ही ज्यादा आगे जा सकती है अमीनो एसिड की। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इन्होंने एक कहा है कि आर्गिनिन एक अमीनो एसिड लिया है, तो ये आर्गिनिन की एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने जो बनाया हुआ है कि भी इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर हम ये सोचें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन लेगा कौन? तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन लेने के लिए आपके पास में 4 नाइट्रोजन है, लेकिन इन चारों नाइट्रोजन में एक खास डिफरेंस क्या है कि अगर आप देखिए इस नाइट्रोजन को प्रोटॉन देते हो यहां पर और ये प्लस बनाते हो, तो अब यहां पर एक रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस की वजह से ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने के बाद में रेजोनेंस के थ्रू वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस नाइट्रोजन का बेसिक नेचर इस NH2 ग्रुप से ज्यादा है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ज्यूट्राइन फॉर्म इसकी एग्जिस्ट कर रही होगी, इसका जो कॉन्जुगेट मतलब इसका जो ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। तो अमीनो एसिड की जो ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही होगी वो इस तरह की होगी। अब ये कंपाउंड अगर फिर से प्रोटॉन लेगा तो फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये कंपाउंड अगर फिर से प्रोटॉन लेगा तो उसकी स्ट्रक्चर आपकी, अब आपको पता है कि NH2 ग्रुप इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, तो यहाँ पर प्रोटॉन लेगा कौन? मतलब ये NH2 अब ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इधर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेकर, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन लेगा तो ये होगा स्ट्रक्चर। और इसके बाद में और ज्यादा एसिडिक मीडियम हो तो फिर से प्रोटॉन कौन लेगा? तो फिर से प्रोटॉन अब आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप लेगा।
तो अब सिंपल सी बात है कि भी अब जब प्रोटॉन रिलीज करने की बारी आएगी तो सबसे पहले प्रोटॉन कौन रिलीज करेगा, ये उसी ऑर्डर में करेगा, पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप करेगा, फिर NH3 करेगा, फिर ये करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो pKa1 वैल्यू है वो आपको किसके लिए मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसी के लिए मिलेगी। pKa2 आपको इसके लिए मिलेगी, और pKa3 आपको किसके लिए मिलेगी, इसके लिए मिलेगी। साथ साथ हम एक बात और कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप NH2 से ज्यादा बेसिक है, तो इसलिए जो नॉर्मल अमीनो एसिड की जो पीएच आएगी वो 10 या इसके ऊपर जाएगी। तो अगर आप इन चारों में वो देखेंगे वैल्यूज, तो pKa1, pKa2 और pKa3 में ये 4 वाला ऑप्शन लूं तो रफली पीएच आपकी 12.5 प्लस 9 21.5 डिवाइड बाई 2 हो गया, लगभग आपका 10.75 पीएच हो गया। तो बाकी सबसे आप देखोगे तो पीएच उस रेंज में आ ही नहीं रही है, ये आपके 9 के आसपास आ रही है, 9 से थोड़ी सी ज्यादा मान लो, ये फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यूज जो हम कह सकते हैं आपका पीके वैल्यूज होनी चाहिए। उसके बाद में आपसे कह रहे हैं सेकंड पार्ट, ये मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि आपको pKa1, pKa2 एंड pKa3 किसके लिए होगा, तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, pKa1, pKa2 एंड pKa3 किसके लिए होना चाहिए, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक यू आर एंजॉइंग ऑफ इट। सी पार्ट देखते हैं इसका, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ जीटर आयनिक फॉर्म ऑफ आर्जिनिन अमीनो, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी ज्यूट्राइन फॉर्म ये जो है ये वाली होगी, और butanic form the arginine amino acid that also for the species that is formed by the addition of 1H plus ion, तो 1H plus ion के बाद तो ये वाली सेकेंड वाली स्ट्रक्चर होगी, मतलब ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर ये होगी, एक H plus आयन लेने के बाद में ये स्ट्रक्चर होगी, और 2H plus आयन लेने के बाद में ये स्ट्रक्चर होगी, राइट। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर अमीनो एसिड के। कैलकुलेशन द पीआई वैल्यू ऑफ आर्जिनिन, शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन। देखिए, एक जब हम इस फार्मूले की बात करते हैं कि पीआई या पीएच की जो बात करते हैं, पीआई या पीएच यहाँ पर अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो जब हम कह रहे हैं कि pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, तो यहाँ पर pKa1 क्या होता है, pKa1 होता है द pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गिवन अमीनो एसिड, द गिवन कंपाउंड। तो वो कॉन्जुगेट एसिड आपका कौन सा है, वो कॉन्जुगेट एसिड ये है, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप वाला नहीं है। और pKa2 क्या होता है, pKa2 होता है pKa वैल्यू ऑफ दैट गिवन कंपाउंड इटसेल्फ। तो इसमें प्रोटॉन कौन रिलीज करेगा, आपका ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हम पहले देख चुके हैं कि ये pKa3 है, और इस वाले के लिए pKa2 है। तो दैट्स वाई द pI और pH ऑफ अमीनो एसिड शुड बी इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3 बाई 2, राइट, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और इन्वॉल्व किया है, अगर हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स को सेपरेट करना चाहते हैं, एक मिक्सचर में अगर अमीनो एसिड है, तो वहां पर क्रोमेटोग्राफी हम टर्म यूज कर सकते हैं। और क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेजिन टर्म यूज किया हुआ है, हम कंपाउंड्स को अलग अलग बाउंड्रीज पर सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आयन एक्सचेंज रेजिन का एक कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, कि ये जो सोडियम सल्फेट आपका कह सकते हो, इस तरह का एक बड़ा रेजिन लिया हुआ है, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट बहुत बड़ा है, और व्हाट दे आर सेइंग कि इसमें जो ये आयनिक पार्ट है SO3 नेगेटिव Na+, तो ये जो SO3 नेगेटिव है ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में जो कैटायन है उसको कैप्चर कर लेगा, और Na+ यहाँ पर अलग होके सॉल्यूशन में जो एनायनिक पार्ट है उसके साथ जुड़ के उसको सॉल्यूशन के थ्रू अलग कर देगा। तो मोबाइल फेज में Na+ चला जाएगा, मोबाइल फेज में जो एनायन है उसके साथ में, और मोबाइल फेज में जो कैटायन है वो इस सल्फेट के साथ जुड़कर उसको कैप्चर कर लेगा, उसको रोक लेगा यहाँ पर। तो इस पूरे रेजिन का यहाँ पर ये काम है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन, राइट। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए इसके बेस पे इन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया है, कि हमने क्या किया, इक्विमोलर मिक्सचर लिया है 3 अमीनो एसिड का, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टिक एसिड, इनकी पीएच गिवन है आपको, और इन तीनों के इक्विमोलर मिक्सचर को हमने एक बफर सॉल्यूशन में डाल दिया है, और बफर सॉल्यूशन की पीएच है 6।
अब आपको कह रहा है कि भाई इस मिक्सचर को अगर हम इस कॉलम में डालें जिसमें एक्स है रेजिन, तो अमीनो एसिड सेपरेट कैसे होंगे? तो वो एक्चुअली मोबाइल फेज के थ्रू ही सेपरेट करोगे आप उनको। तो मोबाइल फेज में सबसे पहले कौन आएगा उसको देखते हैं। देखिए बफर सॉल्यूशन की पीएच है 6 एंड जिस अमीनो एसिड की पीएच इससे कम होगी उसके लिए बफर सॉल्यूशन बेस की तरह एक्ट करेगा, यानी उस अमीनो एसिड से प्रोटॉन लेगा और प्रोटॉन लेके अमीनो एसिड को एनायन में कन्वर्ट करेगा, और एनायन में कन्वर्ट करेगा तो एनायन उस Na प्लस के साथ जुड़कर मोबाइल फेज में रहेगा, वो आसानी से सबसे पहले सेपरेट होगा। तो इसी ऑर्डर में चलना होगा हमको। तो सबसे कम पीएच आएगी एस्पार्टिक एसिड की, क्योंकि उसका पीआई इतना है, तो इतनी पीएच है उसकी। तो ये प्रोटॉन यूज करेगा बफर सॉल्यूशन में, एनायन में कन्वर्ट होगा, Na प्लस के साथ जुड़कर मोबाइल फेज में सबसे पहले निकलेगा। तो सी सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद पीएच आप देख सकते हो 5.88 है, उसके बाद 7.6 है। तो इसी ऑर्डर में ये तीनों सेपरेट आउट होंगे। तो आंसर ये हो जाएगा सी ए बी, ठीक है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर बी को टिक किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि भी पढ़ लीजिए आप पैराग्राफ को पहले। एक रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई अगर हम थायोल है उसको ऑक्सीडाइज कराएं तो एस एस लिंकेज बनते हैं। अब चूंकि यहाँ पर H प्लस आयन बाहर निकल गए तो इससे हम कहेंगे कि भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इससे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। तो इस तरह से हम एस एस लिंकेज बना सकते हैं, और इसके लिए हम कॉपर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे दे रखे हैं कि भाई कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट ले सकते हैं। तो वो रिड्यूसिंग रिएजेंट जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको सिंपलेस्ट बीटा बीटा मर्केप्टो यानी बीटा पोजीशन पर एसएच है, अल्फा अमीनो एसिड सिंपलेस्ट इसी तरह का हो सकता है जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है। बीटा पोजीशन मतलब ये तो अल्फा पोजीशन होगी आपकी कार्बन वाली, जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप NH2 लिखा हुआ है, इसके बीटा पोजीशन पे SH2 जोड़ना है आपको। तो ये कॉपर रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह खुद रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। तो अगर आप रिएक्शन के टर्म में बात करो तो इसी तरह का होगा, सल्फर सल्फर लिंकेज बन गया और कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस 1 में रिड्यूस हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आसान क्वेश्चन है, पैराग्राफ देखकर भी आप आसानी से कर सकते हो इसमें। आज का जो नेक्स्ट पार्ट था एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ज्यादा है। तो उस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि कंपाउंड एक पी है जो बीटा मर्केप्टो अल्फा अमीनो एसिड है विथ वन कायरल सेंटर भी एक ही है, और बायोकेमिकल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज एंटीबायोटिक, ये बता रहे हैं। एक्सेस ऑफ पी व्हेन रिएक्ट विद कॉपर 2 क्लोराइड एंड इट्स पीआई इज दिस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड क्यू। देखिए पहला ये मोल कॉन्सेप्ट है जहां पर एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। हमें कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हमें कॉपर की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है, एक नाइट्रोजन है क्योंकि एक ही अमीनो एसिड में एक ही NH2 ग्रुप होगा, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी ऑक्सीजन 2 है। तो अगर आप इन बाकी आप परसेंटेज आप सल्फर की मान सकते हो, जैसे कार्बन और कॉपर की परसेंटेज लगभग सेम है, तो इनके एटॉमिक वेट से आप सोच सकते हो कि भी कॉपर के रेस्पेक्ट कार्बन के 5 एटम्स होंगे। उसी तरीके से आप हाइड्रोजन को कंपेयर कर सकते हो कि हाइड्रोजन के 10 एटम्स होंगे रफली। बाकी परसेंटेज आप इसी रेशियो निकाल सकते हो कि एक नाइट्रोजन होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे, रिमेनिंग सल्फर होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का भी होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है। तो उससे आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि अगर हम एक सिंपली इस तरह का रेशियो लेकर चले, इसमें कार्बन 5 हो, कॉपर 1 एटम हो, हाइड्रोजन 10 हो, एक नाइट्रोजन हो, 2 ऑक्सीजन हो और 18 ग्राम वाटर का हो, तो रिमेनिंग वेट सल्फर का ही होगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सल्फर आपका एक एटम है या एक से ज्यादा एटम है। ठीक है, तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पी। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पी में हमें क्या सोचना था कि आपको 5 कार्बन एटम है और एक कायरल सेंटर एक ही है। अब ये पक्का है कि जब कायरल सेंटर एक ही है तो वो यही पोजीशन का कायरल होगा। तो अब इस पर हमको एक कार्बोक्सिल ग्रुप है NH2 ग्रुप लगाना है, और बीटा पोजीशन पर आपको SS लगाना है, और इस कार्बन को कायरल नहीं रखना है, और 5 कार्बन एटम्स हैं। तो बस अब ये कंडीशन लगाकर आप देखोगे दो ही तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो मैं इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं, या इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दूं और यहां पर इथाइल लगा दूं। इन दो पॉसिबिलिटीज के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। राइट,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्सेस के टर्म में इसको ऐड कर दिया। पहले आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि कॉपर 1 जो है जिसमें मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 होता है, और कॉपर 2 प्लस के कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है। तो पहला तो ये कह रहे हैं कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ पी। और पी की स्ट्रक्चर आपने ऊपर बनाई विद कॉपर 2 प्लस, तो अब कॉपर 2 प्लस वैसे ही होगा, कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट होगा और इस तरह का कंपाउंड बनाएगा पी। अब क्यू में आपको क्या है कि एक ही सल्फर रखनी है, और इसका मतलब क्या है कि वो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा यहाँ पर कॉपर प्लस 1 बन के, वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। ये जो कॉपर प्लस है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है। तो अगर एक अमीनो एसिड के साथ हम इसको देखें तो सल्फर ने एक प्रोटॉन यूज कर दिया, सल्फर नेगेटिव चार्ज आया, उसने कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने कॉपर के साथ बनाया। तो इस तरह का आपका बनेगा। तो यहां तक हमने इसका अमीनो एसिड का डिस्कशन किया है। इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट और था, थायरॉक्सिन का था, पर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आसान कॉन्सेप्ट था जिसको आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।